उल्लंघन कभी जानबूझ कर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पाँव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी, बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आँख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीज़ों को उलांघ गया। उलांघी गई चीज़ों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा माना जाता था। ये बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलटमासी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांघ आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई और हम उसकी तलहटी में खड़े होने थे। लेकिन ये न समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहाँ जहाँ पहुँचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं प्रक्रिया है, उसे पाना होता है बार बार लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की अविनय सविनय अवज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहाँ तक। बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी के साथ एक कविता और है, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, जो कि सभी ने लगभग कभी उसमें हिस्सा लिया होगा और या देखा होगा। ये कविता इस साथी में सुना देता हूँ। बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज चांद सितारों को अलग अलग जगह रखा। पेड़ इतने हरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, या जितने हरे रहे होंगे वे कभी हमारी धरती पर। फिर पहाड़ों, नदियों और झरनों को उन्होंने अलग अलग जगह रखा। उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए जिन्हें ईश्वर ने भी नहीं बनाया था कभी।
उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए जिन्हें ईश्वर ने भी नहीं बनाया था कभी। फिर उन्होंने बनाई बसें, स्कूटर और कारें, साइकिल चलाते, पैदल चलते लोग भी बनाए उन्होंने। चीज़ों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज़्यादा भर गया चित्र कि गेंद को बनाने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। चीज़ों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज़्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहाँ पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। मैं चाहता हूँ मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहाँ पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। एक साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा, छोटी छोटी विकृतियाँ और अंतर्विरोध भी दिखें वहाँ। फूली हुई नसों वाले राक्षसों से इतने बीभत्स और दैत्याकार कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा, की जा सके नफरत। मुझे पसंद है, मुझे पसंद हैं वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मुझे पसंद है वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मैं चाहता हूँ बेहद थका और उबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह। बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए लोगों के चेहरे जब वो मेरी कविता में आए। हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयाँ। क्या आत्महत्या करता आदमी पलटकर दौड़ पड़े जीवन की ओर चिल्लाता हुआ कि कुछ नहीं है जीवन से ज़्यादा सुंदर, जीवन से ज़्यादा प्यारा, जीवन की तरह अमर। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर जब मैं सूरज के साथ चाय पी रहा हूँ तो एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप। धूप को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ तो नीम की हरी पत्तियाँ अपनी कड़वाहट उलीच देने को आतुर है मेरी जबान पर। पानी में फूले रखे हैं चिया के बीज। आंगन की तुलसी एक छोटी सी शीशी में रखी है अर्क बनकर। पूर्वज कवि छायावादी कविता में धो चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य। हम क्या करें, क्या करें इस अद्भुत करिश्मों से भरी प्रकृति का जो विटामिन और दवाओं में बदल दी गई है हमारे लिए। हल्दी का प्यारा पीला रंग एक एंटीसेप्टिक की तरह नजर आता है। कच्चे नारियल पर कान लगाकर सुनना चाहता हूँ समुद्र को, लेकिन सुनाई देती है मेरे डॉक्टर की आवाज़, आपके खून में कम हो गया है पोटेशियम। रोज कम से कम एक नारियल पीना है आपको। अलसी, मेथी, जीरा, दालचीनी और भी जाने क्या क्या, सब कुछ तो बदल गया है देह के लिए किसी न किसी लाभ में। ओ मेरे आदि कवि, ओ मेरे आदि कवि, तुम तो पूरी पृथ्वी को, ओ मेरे आदि कवि तुम तो पूरी धरती को हथेली पर रखे आंवले की तरह देख लेते थे। एक मैं हूँ 21वीं सदी का मारा कवि कि आंवला च्यवनप्राश में बदल गया है मेरे लिए। ओ प्रकृति, तेरे अचंभों से पैदा किए हमने कितने सारे देवता। ओ प्रकृति, तेरे अचंभों से पैदा किए हमने कितने सारे देवता। तेरी आकस्मिकताओं और लुके छिपे रहस्यों से पैदा किए हमने कितने जादू टोने। हाय, लेकिन तेरी इस माया का क्या करें जहाँ तू ही महामारी है और तू ही दवा भी। हम अपने डर को लेकर कहाँ भागें, कहाँ जाएं, तुझसे बाहर जाने का कोई दरवाजा भी नहीं। न्यूटन, जेब में रख लो अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम, धरती का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है। न्यूटन, जेब में रख लो अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम, धरती का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है। अब तो इस गोल मटोल और ढलुआ पृथ्वी पर किसी एक जगह पांव टिकाकर खड़े रहना भी मुमकिन नहीं। फिसल रही है हर चीज अपनी जगह से।
कौन कहाँ तक फिसल कर जाएगा, किस रसातल तक जाएगी ये फिसलन, कोई नहीं कह सकता। हमारे समय का एक ही सच है कि हर चीज फिसल रही है अपनी जगह से। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है। फिजिक्स की पोथियों, न्यूटन के सिद्धांत वाले सबक की जरूरत नहीं बची। फिजिक्स की पोथियों, न्यूटन के सिद्धांत वाले सबक की जरूरत नहीं बची। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है। कभी भी फिसल जाती है राष्ट्राध्यक्ष की जबान, कभी भी फिसल जाती है राष्ट्राध्यक्ष की जबान। कब किसकी जबान फिसल जाएगी कोई नहीं जानता। इस श्लोक को धकिया कर गिरा देती हैं फिसल कर आती गालियां। गड्ढमड्ढ हो गए हैं सारे शब्द, वाक्य से फिसल कर बाहर गिर रहे हैं उनके अर्थ। ऐसी कुछ भाषा बची है हमारे पास जिसमें कोई किसी की बात नहीं समझ पाता। संवाद सारे खत्म हो चुके हैं। स्वागत कर रहा है नाटक का हर पात्र। आंखों से फिसल कर गिर चुके हैं सारे स्वप्न। करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में घूमती हुई चट्टानों को अपने गुरुत्वाकर्षण से समेटकर धरती ने बनाया था जो चांद, अपनी जगह से फिसलकर किसी कारपोरेट के बड़े से जूते में दुबक कर बैठा है बल्ली के बच्चे की तरह। करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में घूमती हजारों चट्टानों को अपने गुरुत्वाकर्षण से समेटकर धरती ने बनाया था जो चांद, अपनी सब जगह से फिसलकर किसी कारपोरेट के बड़े से जूते में दुबक कर बैठा है बिल्ली के बच्चे की तरह। फिसलन ही फिसलन है पूरे गोलार्ध पर, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है। वो नींद मुझे इस भयावह स्वप्न सत्य से बाहर आने का रास्ता दे। नामुमकिन है ये बतलाना कि एक कवि कविता के भीतर कितना और कितना बाहर रहता है। नामुमकिन है ये बतलाना कि एक कवि कविता के भीतर कितना और कितना बाहर रहता है। एक कवि है जिसका चेहरा मोहरा, चाल ढाल और बातों का ढंग भी उसकी कविता से इतना ज़्यादा मिलता जुलता है कि लगता है जैसे अभी अभी दरवाजा खोलकर अपनी कविता से बाहर निकला हुआ। एक कवि है जो मुझसे अक्सर कहता है कि सोते समय उसके पांव अक्सर चादर और मुहावरे से बाहर निकल जाते हैं। एक कवि है जो मुझसे अक्सर कहता है कि सोते समय उसके पांव अक्सर चादर और मुहावरे से बाहर निकल जाते हैं। सुबह सुबह वे पांव पर मच्छरों के काटने की शिकायत करता है। दिक्कत ये है कि पांव अगर चादर में सिकोड़ कर सोए तो उसकी पगथनियाँ गर्म हो जाती हैं। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि सपने में एकाएक अगर उसे कहीं जाना पड़ा तो हड़बड़ी में वे चादर में उलझ कर गिर जाएगा। मुहावरे की इसी तरह की क्षमताओं का पूरा उपयोग करने से आदमी को रोकते हैं और मच्छरों द्वारा कवियों के काम में पैदा की गई अड़चनों के बारे में अभी तक आलोचना में विचार नहीं किया गया। ले देकर अब कवियों से ही कुछ उम्मीद बची है कि वे कविता की कई अलक्षित खूबियों और ऐसी दिक्कतों के बारे में सोचें जिन पर आलोचना के खांचे के भीतर सोचना निश्चित है। एक कवि जो अक्सर नाराज रहता है, बार बार यही कहता है, बचो बचो। एक कवि जो अक्सर नाराज रहता है, बार बार यही कहता है कि बचो बचो बचो। ऐसे क्लासरूम के अगल बगल से मत गुजरो जहां हिंदी का अध्यापक कविता पढ़ा रहा हो। और कविता के बारे में राजेंद्र यादव की बात तो बिल्कुल मत सुनो। तो मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि दाहिनी ओर की दीवार पर भीत फोड़कर एक पीपल उगाया है। दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार, पर पीपल को ना तो उखाड़ा जा सकता है न काटा जा सकता है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है। देख रहा है कि पीपल और बड़ा हो गया है। पूजा के लिए उसके आसपास इकट्ठे होने लगे हैं मोहल्ले के लोग। मकान एक सार्वजनिक स्थल बनता जा रहा है, पर वे किसी को भी रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है।
मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है कि पीपल ने जड़ें और फैला ली हैं, दीवार धसक गई है पूरी तरह, घर एक तरफ से पूरा नंगा हो गया है। जहाँ से ताक झाँक कर रहे हैं लोग, पर वे किसी से कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है कि फैलती ही जा रही हैं पीपल की जड़ें, धसकता ही जा रहा है मकान और अपनी ही जमीन से निर्वासित होता जा रहा है। वे मन ही मन बड़बड़ा रहा है कि ऐसी देसी पर असंभव है इससे आगे कुछ भी कहना, क्योंकि ये एक कविता और सुनाता हूँ। आप जो लोग सिगरेट पीते रहे हैं उन सबके लिए बहुत अच्छी कविता है ये, इसलिए कि मैं जमाने में काफ़ी सिगरेट पीता रहा और उस पर एक बड़ी चेतावनी छपी रहती है सिगरेट की डिब्बी पे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसी पर ये कविता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस कविता का शीर्षक भी है ये। मैं एक सिगरेट जलाता हूँ तो धमकाती है पैकेट पर छपी चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रास्ते में मिलता है दोस्त, बिना मांगे सलाह देता है, बहुत एहतियात बरतनी चाहिए 40 की उम्र के बाद। गीत के स्थाई की तरह दोहराती है बीवी, छोड़ क्यों नहीं देते सिगरेट पीना, देखो पैकेट पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहता हूँ बहुत हानिकारक है। मैं कहता हूँ बहुत हानिकारक है, व्यक्ति के लिए नहीं पूरे देश के लिए हानिकारक है। दिनों दिन बढ़ते जाना अमेरिका का दबाव, राष्ट्रवाद का नया उफान, वित्त पूंजी का प्रपंच, बजरंगियों का उत्पाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार फैलता चाल, एक प्रधानमंत्री का इतनी बुरी कविता लिखना हानिकारक है। एक आदमी बगल में आकर फुसफुसाता है, हानिकारक है शबाना आजमी का सिर मुंडाना, इससे नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है जिनकी संस्कृति की नब्ज, उन्हें गंगा के साबुन में बदल जाने से कोई एतराज नहीं। पानी को वाटर कहने से डूबने लगती है जिनकी संस्कृति की नब्ज, उन्हें गंगा के साबुन में बदल जाने से कोई एतराज नहीं। एक कवि ने कहा था कुछ बरस पहले कि खतरनाक है सपनों का मर जाना। एक दोस्त पाठ को बदल कर कहता है खतरनाक है सपनों का बिखर जाना। दूसरा दोस्त एक बार फिर बदलता है पाठ, सबसे खतरनाक है सपनों का बिक जाना। महानुभावों वो कुछ भी बेच सकते हैं, महानुभावों वो कुछ भी बेच सकते हैं। क्रांतिकारी गीतों को बना सकते हैं पॉप सॉन्ग, बेच सकते हैं एक साथ वंदे मातरम और कोलगेट की मुस्कान। हानिकारक है संविधान की समीक्षा, इतिहास परिषद पर मंडराता खतरा, और सबसे खतरनाक है उनका राष्ट्रवाद। मैं फिर एक सिगरेट जलाता हूँ, पैकेट पर छपी चेतावनी को काट कर अलग करता हूँ और सोचता हूँ कि कहाँ चस्पा करूँ इसे, कहाँ कहाँ। एक जो आप में से कुछ लोग कवि होंगे और कुछ लोग वो लिखते पढ़ते रहे होंगे, और ये एक वैसे रघुवीर सहाय की भी एक कविता है और उसका हेडिंग जो है वो यही है जो मेरी कविता का है, सुकवि की मुश्किल। तो ये सुकवि की मुश्किल करके एक कविता है जो मैं सुना रहा हूँ। कुछ कवि जो हैं वो उससे थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि कि कोई दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि कि कोई दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता। सिर ढूंढ डालेगा, बालों को नोच लेगा, रो पड़ेगा सुकवि अगर लिखी जाने लगे बहुत सारी अच्छी कविताएं उसके आसपास। अनंत है, अनादि है, अनश्वर है ये ईर्षा। उम्मीद नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं इस जीवन में, आए निरर्थक गई उसकी सारी साधना। किस उम्मीद से जन्म लिया था उसने कविता की इस वसुंधरा पर, बस सब व्यर्थ। यहाँ तो भीड़ लगी है कवियों की। बड़ी मुश्किल से अपने को संभालेगा सुकवि, जागृत करेगा अपनी सरस्वती, ढूंढ ढूंढ कर खोज निकालेगा सारे छिद्र, ध्वस्त कर डालेगा हर अच्छी कविता को जो उसने नहीं लिखी। चैन से नहीं बैठेगा वे,
पी डालेगा दर्जन भर सिगरेटें और काली चाय। आपने समझ के रखा है उसे। बड़ी मुश्किल से किसी कविता को वे कहेगा अच्छा, और अगर भूल से कहीं निकल गई वाह, तो मरोड़ होने लगेगी उसके पेट में। वे टालेगा समकालीनों पर नहीं देगा अपनी राय, वे टालेगा समकालीनों पर नहीं देगा अपनी राय। विदेशी कवियों के बारे में बतियाएगा हर वक्त, समझ नहीं पाएगा कोई सुकवि की मुश्किल। तो पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की। पानी पियो तो शुक्रिया अदा करो बादलों का, नदियों तालाबों और समुंदरों का। शुक्रिया अदा करो समुद्रों का, समुद्रों का पानी पीने के काम ना आए तो भी। पानी पियो तो शुक्रिया अदा करो कुम्हारों का, पानी पियो तो शुक्रिया अदा करो कुम्हारों का, जिन्होंने बनाए पृथ्वी की तरह गोल मटके और बहुत सुंदर सुराहियां कि जिनकी गर्दनें सुंदर स्त्रियों की तरह पतली और लंबी हैं। पानी पियो तो सोचो, पानी पियो तो सोचो कि काटी तो नहीं तुमने दूसरों की नहरें, किसी की प्यास के रास्ते में तुम यजीद तो नहीं। पानी पियो तो याद करो उस शख्स को तपते रास्तों में जिसने दिया गुड़ और पानी, जिसने रास्तों में बिठाई ठंडे पानी की सबीलें। उसका शुक्रिया अदा करो, उसका भी जिसने कम से कम इच्छा की प्याऊ लगाने की। पानी पियो तो सोचो, पानी पियो तो सोचो कि खारा तो नहीं हुआ है तुम्हारी आत्मा का जल। पानी पियो तो सोचो नन्हे अली असगर के बारे में, सोचो किसी अंधे तीर में तो नहीं बदल गई है तुम्हारी घृणा। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियाँ उठाते थे, नारे लगाते थे। उन्हें लगातार ये भ्रम दिया गया था कि वही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे, इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। और ये अंतिम कविता मारी जाएंगी। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे
धन्यवाद।